आईपीओ अप्लाई करने के बाद 100% अलॉटमेंट पाने के कुछ आसान तरीके जिसके थ्रू से आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग दैट आईपीओ अलॉटमेंट बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 से 4 ऐसे हिडन तरीके जिसके थ्रू से जो कि आप इसे प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हो और आपको अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट किए। रिसेंटली बहुत ही अच्छे आईपीओस हाथ से निकल गए, राइट? आपने ट्राई किया बट आपको मिल नहीं पाया। शायद अगर आप ये स्ट्रैटेजी जान रहे होते हैं तो शायद आपको मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम गए प्लेटफॉर्म पे, देखा हमें न्यूज़ पे, दिखा हमें काफ़ी डिमांडिंग चल रही है अलॉटमेंट और ये आईपीओ, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देखिए हमने HNI में या फिर अगर देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत ही ज़्यादा डिमांड दिख रही है, लेट्स अप्लाई, शायद हमें भी मिल जाए। और हमें ऐसा लगता है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा, बट हमें मिलता नहीं है। तो हमें क्या करनी चाहिए? सो आईपीओ में अप्लाई करने का सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले आप उस कंपनी की थोड़ी सी डिटेल रिसर्च कर लें। क्या इनका ग्रोथ रहा है पिछले 5 साल में? अगर ये आप फाइनेंशियल नंबर्स को देख करके अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं, देन अप्लाई इंस्टेंटली। और अगर आपको देखने को मिले कि आपने फाइनेंशियल नंबर्स भी देख लिए, बहुत ही प्रॉफिटेबल थी, अच्छी चल रही थी, बट अगर उसमें आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिली या फिर इन्वेस्टर्स का डिमांड उसमें नहीं रहा, राइट, और अगर आपको ओवर सब्सक्राइब नहीं देखने को मिला, जीएमपी अगर आपको हाई नहीं देखने को मिली, तो आप कर सकते हो एक काम, कैंसिल कर सकते हो। जैसे वो अलॉटमेंट आने वाली होगी उसके एक दिन पहले जो है कि आप अपना कैंसिल कर लेना, वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। क्योंकि अगर एक आईपीओ का डिमांड ज़्यादा नहीं होगा तो पॉसिबिलिटीज ये रहती है कि लिस्टिंग वाले दिन लिस्टिंग गेन की जगह पे लिस्टिंग लॉस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो है कि आप पहला तरीका प्रेफर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा तरीका, आप हमेशा एक यूनिक इन्वेस्टर की तरह आईपीओ पे अप्लाई करें। यूनिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हर बार एक नया डीमैट अकाउंट करें। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसने पहली बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया हो। आपके पैन कार्ड के बेसिस पर जो है कि सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने फैमिली पर्सन्स के नाम पे मल्टीपल अगर उनके डीमैट अकाउंट है तो उनके डीमैट अकाउंट के थ्रू से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर उनके नाम पे नहीं है तो आप जो है कि न्यू ओपन कर सकते हैं। एंड सेबी की एक डिटेल रिपोर्ट के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक यूनिक इन्वेस्टर के बन करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट मीन्स कि आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है आपकी अलॉटमेंट की। दूसरा तरीका, आप देख सकते हैं कि सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है। तो आपको देखना होता है कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं या फिर HNI। इन दोनों में से जिस भी सेक्शन में आपको कम देखने को मिले सब्सक्रिप्शन, वहां पे जो कि आप ट्राई कर सकते हो। लेट गेस कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप जो है कि एज एन HNI हाई नेट इनकम वाले व्यक्ति बन करके जो है कि आप अप्लाई कर सकते हो। और ये डाटा आप कहाँ से देख सकते हो? तो आप जो है कि NSE पे जाकर के देख सकते हो। NSE पे जाकर के मार्केट डाटा एंड उसके बाद बिग डील्स पे एंड कंसोलिडेटेड डील्स पे जाकर जो है कि आप देखते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपकी आईपीओ में HNI और रिटेल में कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस बेसिस पर जो है कि आप अपने डिमांड एंड सप्लाई को चेक करके आपको HNI में अप्लाई करना है या फिर रिटेल इन्वेस्टर पे, आप इजीली जो है कि आप चेक कर पाते हो और अपने अलॉटमेंट पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हो अप्लाई करके। चौथा तरीका, कुछ गिने चुने वीडियोस में हमें देखने को मिला कि अगर आप अपनी आईपीओ के लिए यूपीआई की जगह पे अगर आप नेट बैंकिंग को प्रेफर करते हैं तो पॉसिबिलिटीज रहती है कि आपको क्विक या फिर इजीली अलॉटमेंट मिल सकता है। अब ये किस संदर्भ में बोल रहे हैं वो पहले हमें क्लियर करना होगा। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कि अलॉटमेंट के लास्ट मोमेंट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं आईपीओ, तब आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डायरेक्टली एसबा के थ्रू से होना चाहिए या फिर यूपीआई के थ्रू से। वो सिर्फ उसी सिनेरियो में काम आता है अगर आप लास्ट मोमेंट में अप्लाई करते हैं तो। लेकिन बता दूं कि आसबा या फिर यूपीआई में अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट, तो आप जो कि यूपीआई ही प्रेफर करें, जिस वजह से आप काफ़ी इजीली अगर आपको कैंसिल भी करना हो तो आप कर पाते हो। अगर आप नेट बैंकिंग या फिर एसबीआई के थ्रू से जाओगे तो शायद थोड़ा सा आपको टेक्निकली डिफिकल्टीज हो उसे कैंसिल करने में। अगर आपने नेट बैंकिंग किया है, शायद आपको नेट बैंकिंग का अपना आईडी पासवर्ड ना पता हो, तो अगेन वहाँ से आपको कैंसिल करना पड़ेगा। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं यूपीआई के थ्रू से ही ऑटो डेबिट लगाना। देयर इज नो इशू विद दैट, ठीक है। हाँ, अगर आप लास्ट मोमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि क्विकली जो है कि मेरे अकाउंट से पैसा कट जाए और मेरी अलॉटमेंट बुक हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ उसी सिनेरियो में ही जो है कि आप अपने नेट बैंकिंग या फिर आसबा को आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूपीआई, वरना इसमें कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कि चौथा स्ट्रैटेजी था जो कि सभी बता रहे थे, बट विच इज़ नॉट सो स्ट्रैटेजी, बिकॉज आप आसबा यूज़ करें या फिर यूपीआई, आप
आपको अलॉटमेंट मिलना होगा तो आप जो क्या इजीली पा सकते हैं। पांचवा पॉइंट, गो फॉर मिनिमम बिड्स। दैट मीन्स कि एक ही साथ आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मत लगाइए। अगर एक लॉट मिलता है 15,000 का और आप चाहते हैं 60,000 लगाना, तो आप जो है कि ट्राई कर सकते हो मल्टीपल डिमेट अकाउंट से, अगर फैमिली पर्सन के डिमेट अकाउंट के थ्रू से जो है कि आप अपनी बिडिंग लगा सकते हैं। आप एक ही बार अगर अपने एक ही डिमेट अकाउंट से अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो पॉसिबिलिटीज जो है कि कम हो जाएगी। और वहीं अगर आप मल्टीपल डिमेट अकाउंट से ट्राई करोगे तो शायद किसी और डिमेट अकाउंट से आपको अलॉटमेंट मिल जाए, राइट। तो इसमें जो है कि आपके अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है और जिस वजह से आप प्रॉफिट बना पाते हो अगर आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलती है तो। इसके अलावा आजकल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स आपको कुछ ऐसे सर्विसेज भी दे देती हैं जिससे मालूम पड़ जाता है कि कितना गुना इसे सब्सक्राइब किया गया है। तो धन एक ऐसा डिमेट अकाउंट जिसे मैं प्रेफर करता हूं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी आईपीओ सेक्शन पर अगर हम जाते हैं तो जो भी आईपीओ करेंटली एक्टिव रहता है उसमें हमें देखने को मिल जाता है कि कितना गुना पब्लिक ने या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स ने या फिर एचएनआई ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर एक्टिवली अप्लाई कर रखा है और क्या है इसका डिमांड, जिस वजह से हमें जीएमपी देखने को मिल जाता है। और जीएमपी अगर हाई होता है तो हमारी कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटीज ऑफ हाई प्रॉफिट भी बढ़ जाती है। तो जीएमपी एंड अदर थिंग्स तो वो बाद में आता है, आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं वो मैटर करता है। साथ ही साथ वो जो अलॉटमेंट आपको मिलने वाला है वहां से आपको प्रॉफिट होने वाला है नहीं वो भी मैटर करता है। तो प्रॉफिट होगा या नहीं उस चीज के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंट होने के लिए याद कीजिए मेरा पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, दैट इज कि उस कंपनी की फंडामेंटल्स देख ली और साथ ही साथ आपको मार्केट के इमोशंस और मार्केट की ट्रेंड को भी देखना होगा। क्या मार्केट के इमोशंस एंड मार्केट के ट्रेंड के रिलेटेड ये आईपीओ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं देन यू शुड इग्नोर, डेफिनेटली इग्नोर। और अगर वो उसी सेक्टर के रिलेटेड आ रहा है देन गो फॉर दैट। ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीओ में अलॉटमेंट आने के बाद यह प्रॉफिट बना सकती है। अगर आप कॉन्फिडेंट है उस कंपनी के साथ तो कंपनी लिस्टेड होने के बाद भी कुछ समय तक जो है कि हमें वो ग्रोथ देखने को मिलता है। तो वहां भी जो है कि आप अपने लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हो 5%, 8% या फिर 10%। ये एक बेस्ट तरीका होता है अपने प्रॉफिट को बुक करने का। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वेरी, कोई फीडबैक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।